Hey guys, welcome back to my channel. आज हम बात करेंगे things I don't like about my Nexon EV. So as a owner, मैं Nexon EV कुछ महीनों से चला रहा हूँ और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने एक्सपीरियंस करी हैं जो आई फील वर नॉट इम्प्लीमेंटेड इन द बेस्ट वे। तो वो एक्सपीरियंस मैं आज आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ और शायद ये हेल्प करेगा पोटेंशियल बायर्स के लिए जो नेक्सॉन ईवी परचेज करना चाह रहे हैं और उनको एक बेटर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि क्या ये राइट व्हीकल है और क्या इन जो छोटे छोटे नुआंसेस हैं इनसे उनका कोई बाइंग एक्सपीरियंस या परचेज एक्सपीरियंस या ओनरशिप एक्सपीरियंस पे कोई अफेक्ट पड़ता है या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले कुछ डिस्क्लेमर्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सो आफ्टर दैट विल डाइव इनटू द वीडियो। ओके, तो बात करते हैं कुछ डिस्क्लेमर्स की। फर्स्टली हम उन्हीं फीचर्स के बारे में बात करेंगे जो कार में अभी ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे जो हो सकते थे, जैसे क्रूज़ कंट्रोल, बड़ा बैटरी पैक फॉर एक्स्ट्रा रेंज। उनके बारे में नहीं, जो अभी फीचर्स हैं बट उनका इम्प्लीमेंटेशन बेटर हो सकता था। सेकेंडली, आफ्टर मार्केट में जाके कुछ इसमें चीज़ें हैं जो हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं, बट आई डोंट बिलीव इन टेकिंग माई कार कि उसको आफ्टर मार्केट उसमें चीज़ें ऐड करवाऊँ। सो हम बात करेंगे जो प्रोडक्ट है उसका एज इज़ जैसा आपको कंपनी से मिलता है। थर्डली, जिन चीज़ों के बारे में बात करूँगा ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है। शायद एग्जिस्टिंग नेक्सॉन ईवी ओनर्स या रेगुलर नेक्सॉन आइस ओनर्स उनको ये प्रॉब्लम्स ना लगती हों, बट अगेन ये मेरा एक पर्सनल ओपिनियन है जो मुझे एज एन यूज़र फील होता है। और लास्टली, सब बातें सारे पॉइंट्स देखने के बाद भी आई से कि अगर आज मैं मार्केट में होऊंगा एक ईवी परचेज करने के लिए, नेक्सॉन ईवी विल बी माय फर्स्ट चॉइस। आई स्टिल लव माय कार और आई फील कि इस प्राइस पॉइंट पे आई डोंट थिंक, वैसे तो कोई ईवी है नहीं, बट स्टिल इट्स द बेस्ट परचेज फॉर दिस प्राइस। तो स्टार्ट करते हैं एक्सटीरियर से। फर्स्ट पॉइंट जिसके बारे में हम बात करेंगे वो है हेडलाइट परफॉर्मेंस ऑन लो बीम। अगर हम लोकल में कार ड्राइव कर रहे हैं तो हम देखेंगे कि जो लो बीम की परफॉर्मेंस है वो बहुत वीक है। उसका थ्रो और जो लाइट की एक्चुअल ब्राइटनेस या इंटेंसिटी होती है वो बहुत वीक है। आपको रोड्स पे ज़्यादातर कुछ नहीं दिखता है कि लाइट ऑन है या नहीं है, और अगर बारिश होके हटी हो या वेट सरफेस किसी भी रीज़न की वजह से हो तो आपको लाइट का थ्रो बिल्कुल नहीं नज़र आता है। और इसी में अगर मैं ऐड करना चाहूँ तो फॉग लैम्प्स जो है, इसका कार में कॉर्नरिंग फॉग लैम्प्स है कि आप स्टीयरिंग राइट को टर्न करेंगे तो राइट का फॉग लैम्प जलेगा, लेफ़्ट को करेंगे तो लेफ़्ट का। उसकी भी जो लाइट का थ्रो है और जो इंटेंसिटी है वो बहुत वीक है। जब आप कार टर्न करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये फील होगा कि जो डिवाइडर है या कोई साइड में वॉल है उस पर एक आपको लाइन जलती हुई दिखती है जिससे आपको पता रहेगा कि फॉग लैम्प्स जल रहे हैं। बट अगर रोड पे आप उसका देखेंगे तो उस पर बिल्कुल भी वो फील नहीं होता कि लाइट्स ऑन है। सिमिलरली अगर हाई बीम की बात करें तो हाई बीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इस वाले में प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है सो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट लो लाइट परफॉर्मेंस कुड हैव बीन बेटर फॉर दिस कार। तो अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की, जो है थिक ए पिलर्स। अब अगर आपने नोटिस किया होगा कि नेक्सॉन के जो ए पिलर्स हैं जहाँ पे बाहर का आउटर रियर व्यू मिरर होता है वो काफ़ी थिक है। उसकी वजह से एक ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है जो जब आप लोकल में ड्राइव कर रहे हैं और आप देखेंगे कि क्रॉसिंग पे स्पेशली जब जोमेटो वाले भैया बड़ी तेज़ी से राइट हैंड से या लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो वो आपको कहीं बार बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। और सेम गोज़ अगर आप किसी हिली एरिया में ट्रैवल कर रहे हैं और सामने से कोई टू व्हीलर या फोर व्हीलर आ रहा है, देन अगेन वो जो आपका डायगनली वो आपको बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते हैं। तो आपको काफ़ी हेड मूवमेंट करना पड़ता है उस चीज़ को देखने के लिए। और अगर आप टॉल है और आपने सीट पीछे ज़्यादा कर ली है, देन अगेन जो फेंडर वाला पार्ट है वो पूरा ब्लॉक हो जाता है उस थिक ए पिलर की वजह से। तो आई फील कि टाटा को उस पर वर्क करना चाहिए, उसको थोड़ा स्लिम करना चाहिए एंड स्टिल की सेफ्टी भी मेंटेन रहे। बट अगेन वो जो ब्लाइंड स्पॉट क्रिएट होता है उसकी वजह से आपको बहुत कॉशियस होकर गाड़ी चलानी पड़ती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो अब हम बात करते हैं इंटीरियर्स की। तो जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है या मीटर है उसमें जो बैटरी इंडिकेटर होता है वो विजिबल नहीं होता है क्लियरली।
तो अगर आप नोटिस करेंगे कि बैटरी का एक बार है और उसके अंदर ही वाइट से ब्लू बार है और उसके अंदर ही वाइट से टाटा ने बैटरी का जो परसेंटेज होता है वो मेंशन किया होता है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि जब बैटरी परसेंटेज लो होती चली जाती है, से 50-60% पे आती है, तो वो एक ऐसा इफ़ेक्ट क्रिएट करती है कि वो जो वाइट से जो बैटरी परसेंटेज होती है वो क्लियरली विजिबल नहीं होती है। और ये प्रॉब्लम तब और ज़्यादा होती है जब आप कार की हेडलाइट्स ऑन कर देते हैं, उससे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो होता है वो डिम हो जाता है। तो उस बैटरी की रीडिंग लेना वो बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत कॉन्सेंट्रेट करके आपको जो बिल्कुल उसकी तरफ फोकस करके देखना पड़ता है। अब आप कहेंगे कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर से उसकी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हैं ताकि वो और ब्राइट हो जाए, बट प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की इंटेंसिटी बढ़ाते हैं लाइट की, तो जो सेंटर स्क्रीन है उसकी भी इंटेंसिटी वो ज़्यादा ब्राइट हो जाती है। तो रात की ड्राइविंग में आपको नोटिस करेंगे कि वो जो लाइट होती है वो इतनी ब्राइट होती है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपने कार की इंटीरियर लाइट जला रखी है। सो आई फील कि जो वो बैटरी परसेंटेज है उसको बार से बाहर निकाल के उसको कहीं साइड में अलग से उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए ताकि विजिबिलिटी बेटर हो, या एक एडिशनल इंटरफेस सेंटर स्क्रीन पे होना चाहिए। जैसे आई फील कि MG में भी आप देखेंगे, जो MG की ZS EV होती है कि उसके सेंटर जो स्क्रीन होती है उसमें बैटरी परसेंटेज और बैटरी बार आता है। तो समथिंग लाइक दैट टाटा उसमें ऐड कर सके, सो दैट रेफरेंस के लिए आप उस पर वेरीफाई कर सकें अगर आपको उस पर वो विजिबल नहीं हो रहा है। सो आई फील दैट इज़ समथिंग टाटा नीड्स टू इम्प्रूव। फोर्थ पॉइंट की बात करें तो वो है टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम या TPMS से रिलेटेड। सो नेक्सॉन EV डार्क एडिशन के साथ एक एडेड फीचर आया था जो था TPMS का। तो जब मैंने कार परचेज़ करी और मैं घर ला के इसका मेन्यूज़ में देख रहा था कि टायर प्रेशर का कहाँ पे सिस्टम है, तो मुझे ज़्यादा जो दिखा वो सिर्फ उसको रीसेट करने का ऑप्शन दिखा। सो आफ्टर डूइंग सम रिसर्च आई फाउंड आउट कि इसमें जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो रियल टाइम नहीं है, एक्टिव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं है, वो एक पैसिव सिस्टम है। सो उसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि अगर किसी टायर में एयर प्रेशर कम होता है या ड्रॉप होता है, तो वो आपको एक रेड लाइट जो आप देखेंगे, मैं बी रोल में डाल दूंगा, आप देखेंगे कि वो रेड लाइट एक नीचे से वार्निंग की तरफ ब्लिंक करती है। बट ये आपको एक्टिवली नहीं बताती कि किस टायर में कितनी एयर है, और अगर एयर कम हो रही है तो किस टायर में कम हो रही है। तो ये एक पैसिव सिस्टम है जो आई थिंक टाटा ने कोई ABS के साथ सेंसर ऐड करा है जो टायर की मूवमेंट डिटेक्ट करता है और उसमें देखता है कि अगर प्रेशर कम है तो वो एक वार्निंग थ्रो कर देता है। सो आई फील कि उस सिस्टम से बेटर है कि अगर आप इसमें एक रियल टाइम या एक्टिव टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम देखें जैसे और कार्स में होता है, जिसमें आपको एक्चुअली टायर प्रेशर पता चले। ये एक ऐसा है फीचर है जो आपको लगता है कि जैसे चेक इंजन लाइट का है कि चेक इंजन लाइट जल गई, बट आपको ये नहीं पता कि क्या फॉल्ट है जब तक आप उसको कहीं लेके नहीं जाएंगे और उसको चेक नहीं कराएंगे। सो आई फील इसका इम्प्लीमेंटेशन और बेटर हो सकता था। ये वाला सिस्टम इतना रोबस्ट नहीं है आई फील। तो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 5 जो है सेंटर कंसोल से रिलेटेड। आई फील कि सेंटर कंसोल को काफ़ी मेजर रीवर्क की ज़रूरत है क्योंकि जिस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया गया है वो इतना एफिशिएंट नहीं है। स्टार्ट करें तो जहाँ पे USB पोर्ट है उसकी जो ओपनिंग है वो काफ़ी नैरो है, तो आपको वियर्ड हैंड मूवमेंट्स करनी पड़ती हैं USB को इंसर्ट करने के लिए। तो आई फील कि वो जो ओपनिंग वाला पार्ट था वो थोड़ा ब्रॉड होना चाहिए था, या फिर अगर आप जो सेंटर कंसोल में ही आर्म रेस्ट है, अगर आप USB पोर्ट उस आर्म रेस्ट के अंदर दे दे तो आपको फ़ोन स्टोर करने की भी जगह मिल जाती है और आपका जो फ्रंट एरिया है वो बिल्कुल क्लटर फ्री हो जाता है। बिकॉज अगर फ़ोन ऑलरेडी एंड्रॉयड ऑटो में प्लग्ड इन है तो आपको ऑलरेडी हर चीज़ स्क्रीन पर प्रोजेक्ट हो रही है, तो आपका फ़ोन का कोई इतना यूज़ रह नहीं जाता। तो अगर वो एक हिडन अवे भी है तो इट्स नॉट अ बिग डील, एटलीस्ट आपको आगे स्पेस काफ़ी मिल जाती है और आपको कोई वायर डैंगलिंग नहीं दिखती है। सिमिलरली मूविंग ऑन टू जो USB पोर्ट की नैरो ओपनिंग है, उसी के पीछे एक स्क्वायर शेप की उन्होंने टाटा ने स्टोरेज स्पेस दे रखी है जो बहुत ही शैलो है। उसमें अगर आप कोई अपना आजकल के लेटेस्ट फ़ोन्स या बड़ा फ़ोन कोई भी रखते हैं तो वो उसमें प्रॉपरली फिट नहीं आता। कई बार तो मेरे साथ हुआ है कि मैं अगर उसमें फ़ोन रख रहा हूँ तो वो एक्सीडेंटली जो सेंटर स्टैक के बटन्स है
उन पे टकरा जाता है जिससे ट्रंक खुल जाता है, या फिर अगर कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है या कभी इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ रही है तो वो जो फ़ोन है वो या तो गिर जाता है या वो उसकी मूवमेंट इतनी ज़्यादा होती है, इट डजंट फील लाइक सिक्योर्ड। तो आई फील कि उस सेंटर स्पेस को बेटर यूज़ कर सकते थे, उसको और डीप बना सकते थे, क्योंकि इसमें ट्रांसमिशन तो है नहीं, तो ऑफ कोर्स उनके पास स्पेस थी उसमें और डेप्थ ऐड करने की। सो आई फील उस पार्ट को एक रीवर्क की ज़रूरत है, सो दैट देर इज़ इनफ स्पेस टू पुट योर थिंग्स अराउंड। स्टेइंग विद सेंटर कंसोल, पॉइंट नंबर 6 भी स्टोरेज से समवट रिलेटेड है। तो सेंटर कंसोल में आपको दिखेगा एक स्लाइडर जिसके नीचे स्टोरेज कंपार्टमेंट है और कप होल्डर्स हैं। तो बात करते हैं पहले स्लाइडर की। तो स्लाइडर जो इसमें दिया गया है वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है और जर्की है। वो कई बार ऐसा लगता है कि किसी पुरानी शॉप का शटर उठा रहे हैं और बंद कर रहे हैं, जो बहुत झटका मारता है। तो आप नोटिस करेंगे कि जब भी आप उसको ओपन करने की कोशिश करते हैं तो पहली बात तो जो उसकी ओपनिंग का एरिया है वो आर्मरेस्ट के नीचे ऐसे प्लेस किया गया कि आपको हैंड वियर्डली इंसर्ट करके उसको पुल करना पड़ता है, और जब आप उसको पुल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है। और जब एक बार वो पूरा ओपन हो जाता है देन अगेन वो वहाँ जाके अटक जाता है, और उसको वापस बंद करने के लिए अगेन आपको थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता है। तो वो कई बार जो एक सिंगल एफर्ट में होना चाहिए वो 3 टाइम्स लगता है उस चीज़ को बंद करने के लिए। और मूविंग ऑन कि अगर एक बार हमने उसको खोल दिया और अब हमारे को सेंटर में जो स्टोरेज स्पेस है उसको यूज़ करना है, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जो कप होल्डर्स की है। अब अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो पानी की बॉटल तो ठीक है आपने डोर पॉकेट्स में रख दी, बट कई बार होता है कि आपके पास कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स है या टिन कैन्स है, या आप कहीं ड्राइव थ्रू से आपने कोई कॉफ़ी ली है, तो आप उसको वहाँ पे रखना चाहेंगे ताकि आप ड्राइव करते हुए उसको एक्सेस कर सकें। बट एक तो सेंटर कंसोल की ओपनिंग इतनी नैरो है उस स्टोरेज कंपार्टमेंट की कि पहले तो कोई चीज़ उसमें फिट नहीं आती है। हमने उसमें पानी की बोतल रखने की कोशिश करी, आई थिंक कोल्ड ड्रिंक की बोतल रखने की कोशिश करी, वो फिट नहीं आती हैं। एक बार मैंने उसमें एक टिन कैन रख दिया कोल्ड ड्रिंक का, और वो चलते चलते वो कोल्ड ड्रिंक का कैन ही गिर गया, तो वो सारे उसके अंदर वो कोल्ड ड्रिंक स्पिल हो गई। तो वो जो कप होल्डर्स दिए हैं वो बिल्कुल यूज़लेस है। आई डोंट नो क्या रीजनिंग थी उसके पीछे जो उन्होंने ऐसा डिज़ाइन करा। और वो जो कंपार्टमेंट है वो बेसिकली आप अपना वॉलेट स्टोर कर सकते हैं, यूएसबी केबल स्टोर कर सकते हैं, और जो कुछ चीज़ें बस उसी के लिए है। बट उसमें जो कप होल्डर्स दिए गए हैं वो बिल्कुल यूज़लेस है। आई थिंक टाटा को सेंटर कंसोल को पूरा रीवर्क करना पड़ेगा और उसमें बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस करे, ताकि जो चीज़ लोग यूज़ करते हैं ऑन डेली बेसिस, जो स्टोरेज स्पेसेस जो इजीली एक्सेसिबल सामान जहाँ पे वो रखते हैं, उसके लिए इनफ स्पेस रहे वहाँ पे। एंड या तो सेंटर कंसोल को मैं थम्स डाउन दूंगा, इट नीड्स मेजर रीवर्क। तो बात करते हैं पॉइंट नंबर 7 की, जो है गियर सिलेक्टर या गियर डायल से रिलेटेड। जो गियर डायल है वो बैकलेट है, सो ब्राइट सनी डे में आपको अल्फ़ाबेट्स विजिबल नहीं होते हैं, क्योंकि जो वो लाइट है उसकी इंटेंसिटी इतनी तेज़ नहीं होती कि आप उसको फिगर आउट कर सके कि किस गियर में है। और लोग कहते हैं कि आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में देखिए डिस्प्ले में, बट प्रॉब्लम ये है कि जो मसल मेमोरी होती है वो हमेशा उस पर देखती है नॉब पे, और उसका रीज़न ये है कि गियर सिलेक्शन थोड़ा स्लो है, उसमें एक लैग है, क्योंकि जब भी आप डायल घुमाते हैं उसको एक्चुअल चेंज होने में फ्यू सेकंड मिली सेकेंड्स लगते हैं, जो आप महसूस कर सकते हैं। सो आई फील कि जो वो नॉब वाला सिस्टम है उसको रिप्लेस करना चाहिए, या तो स्टिक शिफ्ट से, या कोई बेटर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए उसका, क्योंकि ये वाला जो सिस्टम है आई डोंट थिंक इतना एफिशिएंट है, स्पेशली लोकल में। जब आपको कहीं जल्दी में 3 पॉइंट टर्न लेना है या कहीं पर एकदम आपको रिवर्स करना पड़ रहा है, तो एक तो जो गियर चेंज होते हैं उसमें एक स्लाइट लैग है, प्लस अगर आपने ड्राइव मोड में डाल भी दिया है तो एक इनिशियल लैग होता है जब कार एक्सेलरेट करती है, तो वो अगर आप टोटल सम में देखें तो वो एक डिले हो जाता है और आपको सिग्नल पे काफ़ी हॉर्न वगैरह सुनाई देंगे जो लोग आपके ऊपर बजाना शुरू कर देते हैं। तो आई फील इस चीज़ को स्विच करना चाहिए किसी बेटर वे या मोर एफिशिएंट वे में। आई फील दैट विल बी बेटर फॉर द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द कार।
सो पॉइंट नंबर 8 की बात करें तो वो है पावर विंडो स्विचेस से रिलेटेड। बिकॉज कार का पूरा इंटीरियर ब्लैकड आउट है, हेडलाइनर पूरा डार्क है, तो उसकी वजह से जो लाइट है वो इतनी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। और जो पावर विंडो स्विचेस है उस पर कोई भी इल्यूमिनेशन नहीं है, ना वो बैकलाइट है। तो जो पैसेंजर्स होते हैं उनको अगर इमरजेंसी में या कभी भी पावर विंडो डाउन करनी है तो रात के टाइम तो बिल्कुल भी वो उसको ढूंढ नहीं पाते हैं स्विच को, क्योंकि उस पर मतलब देयर इज़ नो वे कि टू सी कि वो स्विचेस कहाँ पे है। सेम गोज़ फॉर डोर अनलॉकिंग। अगर आप डोर को अनलॉक करना चाह रहे हैं तो उसको भी ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। सो आई फील कि कार में एटलीस्ट पावर विंडो स्विचेस के लिए उनको बैकलाइट करना चाहिए था, ताकि वो इजीली डिटेक्टेबल हो। और ड्राइवर साइड की भी बात करें तो सिर्फ जो ड्राइवर की अपनी विंडो है उसका वो बैकलाइट है, बाकी की जो 3 बटन्स हैं उन पर कोई भी लाइटिंग या कोई भी स्टिकरिंग नहीं है, जिससे कि अगर कोई स्ट्रीट लाइट पड़ रही है या कोई एक्सटर्नल लाइट पड़ रही है वो रिफ्लेक्ट करे। सो आई फील कि ये एक ऐसा टच है जो एक चीज़ होना चाहिए था। और आई फील कि नेक्स्ट वर्जन में होपफुली टाटा इसको फिक्स करेगा, बिकॉज डार्क एडिशन में इट्स अ बिग इशू टू फाइंड द पावर बटन्स व्हेन यू वांट टू रोल डाउन द विंडो। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 9, जो समथिंग सिमिलर है पॉइंट नंबर 8 से। वो अगेन है इंटीरियर लाइटिंग को लेके। सो जो फ्रंट में लैंप दिया गया है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसकी जो लाइट है वो पीछे वाली सीट तक आ सके। सो उससे क्या होता है कि जो बैक पैसेंजर्स होते हैं अगर उनको कोई चीज़ ढूंढनी है या कोई चीज़ गिर जाती है तो देयर इज़ नो अदर ऑप्शन अनलेस आप किसी से आप मोबाइल लें या अपना मोबाइल लें, टॉर्च ऑन करें और तब ढूंढें। टाटा को अगर लाइट नहीं देनी थी तो शायद एम्बिएंट लाइटिंग दे सकते थे, जिससे पीछे चाहे पावर विंडो के स्विचेस हैं या लॉक हैं वो थोड़ा विजिबल रहता। बट नाउ पीछे अगर उन्होंने कोई भी लाइट नहीं दी है और डार्क एडिशन होने की वजह से अंदर सब कुछ ब्लैक है, तो वैसे ही लाइट थोड़ी कम रहती है, तो रात को आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं दिखता है। सो बैक साइड तो बिल्कुल ही अंधेरे में रहती है। सो दिस इज़ समथिंग टाटा नीड्स टू लुक इनटू। और कुछ ना होता तो आगे वाली जो लाइट है वो उसको सेंटर में दे देते। आई नो बीच में सन रूफ है बट दे कुड हैव डन समथिंग। बट जो लाइट का थ्रो है वो बेटर हो सकता था, और रियर में हमारे को एक लाइट होना बहुत ज़रूरी है। सो आई होप दे लुक इनटू दिस, और नेक्स्ट वर्जन में वी कैन सी समथिंग डन इवन इफ इट्स अ डार्क एडिशन, बट लाइट होनी चाहिए थी। सो मूविंग ऑन टू पॉइंट नंबर 10। ये मैं कहूँगा ड्रॉबैक नहीं है, ये बड़ा सब्जेक्टिव है। बट फॉर मी जो सीट्स है उसकी विड्थ राइट अबाउट एडिक्वेट है। मतलब ये कि अगर मैं बैठता हूँ से ड्राइवर सीट पे, तो जो मेरे शोल्डर्स हैं वो आप देखेंगे कि वो जो सीट की बैक है उससे थोड़ा बाहर जाते हैं। और सेम गोज़ फॉर द बैक बॉटम पार्ट एज वेल, कि जो मेरी थाइज हैं वो बिल्कुल एज पे रहती हैं। अब ये आपको देखना है कि आपके कंफर्ट लेवल के हिसाब से वो बिल्कुल सही है या नहीं। बिकॉज लॉन्ग डिस्टेंस पे अगर सीट्स ज़्यादा नैरो होती हैं और आप थोड़ा ब्रॉडर बिल्ड के हैं तो वो इतनी कंफर्टेबल नहीं रहती हैं। सो दिस इज़ नॉट अ ड्रॉबैक, बिकॉज फॉर द सेगमेंट आई फील द सीट्स आर ओके। बट आई थिंक एक बार आपको चाहे थोड़ी लंबी टेस्ट ड्राइव लेनी हो या थोड़ा लंबा बैठ के देखना हो तो आप सीट कंफर्ट को ज़रूर देखें कि वो आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है। और दूसरी चीज़ जो इसमें एक मिसिंग है वो है कि यूजुअली आप देखेंगे और कार्स में रियर सीट पॉकेट्स होती हैं, वो नेक्सॉन में नहीं है। एटलीस्ट इन माय वर्जन वो नहीं है। और उसकी वजह से क्या होता है कि जो रियर पैसेंजर्स होते हैं उनके लिए स्टोरेज स्पेस जो होती है सामान रखने की वो लिमिटेड हो जाती है। फॉर एग्जांपल आपके पास टैबलेट है या आईपैड कुछ भी है, वो आप साइड डोर पॉकेट में रखना नहीं पसंद करेंगे, क्योंकि एक तो ड्राइव करते वक्त वो बहुत आवाज़ करता है, और दूसरा इट्स एन एक्सपेंसिव आइटम। तो आप कोशिश करते हैं कि वो आगे आप सीट पॉकेट में डाल दें या अपना फ़ोन वहाँ डाल दें। तो बिकॉज इसमें रियर सीट पॉकेट्स नहीं है, सो वो चीज़ मिसिंग है। सो आई फील कि उसका होना ज़रूरी था कार में। आई थिंक देयर इज़ इनफ स्पेस, बट अगेन वो उसमें नहीं है। तो रियर पैसेंजर्स के लिए एक इशू है कि स्टोरेज बहुत ही लिमिटेड है। सो या दैट नीड्स टू बी लुक इनटू। सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट नंबर 11, जो है हिल असिस्ट से रिलेटेड। अब
नेक्सॉन ईवी में आता है हिल असिस्ट और एक होता है हिल होल्ड। फ़र्क ये है कि हिल असिस्ट में आपकी कार अगर किसी स्टीप स्लोप पे है तो वो पीछे थोड़ा जाएगी और अपने आप ही आगे को एक्सेलरेट करती है, और हिल होल्ड में कार अपने आप को उस जगह पे रोक कर रखती है और वहाँ से एक्सेलरेट करती है। मैंने एक वीडियो भी बनाया है आप लोगों के रेफरेंस के लिए, ताकि आप समझ सके कि कैसे वर्क करता है नेक्सॉन का सिस्टम। तो अब उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप किसी स्टीप स्लोप पे हैं तो हिली एरियाज में खासकर लोग पीछे आपके कार लगा के रखते हैं, बिकॉज बम्पर टू बम्पर ही रहता है। तो वहाँ पे जब कार थोड़ा सा रिवर्स में आती है, और जितना रिवर्स में आती है वो स्लोप के इंक्लाइन पे डिपेंड करता है, तो अगर वो थोड़ा पीछे आती है तो वो ऑब्वियस है कि जो रियर कार है उससे टच होके फिर आगे को अपने आप एक्सेलरेट करेगी। सो आई फील कि हिल असिस्ट की जगह हिल होल्ड फीचर होना चाहिए था इसमें, कि वो अपने आप को वहाँ रोक के रखे और वहीं से ऑटोमेटिकली अपने आप को एक्सेलरेट करे। सो बिकॉज अब हिल असिस्ट माई ओपिनियन इतना रिलायबल नहीं है, मैं तो उस पर बिल्कुल भी डिपेंडेंट नहीं होता हूँ। सो आई यूज़ अ ट्रेडिशनल वे कि मैं हैंड ब्रेक खींच के रखता हूँ और जब मुझे एक्सेलरेट करना होता हूँ बस मैं हैंड ब्रेक नीचे करके एक्सेलरेट कर लेता हूँ। सो आई फील कि हैविंग दैट सिस्टम बीट्स द पर्पस ऑल टुगेदर। सो टाटा को उसको रिप्लेस करके आई थिंक ज़्यादा नहीं है, आई थिंक इट्स अ सॉफ्टवेयर थिंग, उसको हिल होल्ड में कन्वर्ट करना चाहिए, because hill assist is not as efficient as I was expecting it. So I think that needs some work to be done by Tata. So बात करते हैं पॉइंट नंबर 12 की, जो चार्ज लिड से रिलेटेड है। नेक्सॉन में टाटा ने ड्राइवर सीट के बगल में एक लीवर दिया हुआ है जिसे आप पुल करते हैं टू ओपन द चार्ज लिड। आई फील कि टाटा को सेंटर कंसोल में जहाँ पे फॉग लैम्प ऑन करने का और ट्रंक लिड खोलने का बटन है, उसी के पास में 3 डमी बटन है जो किसी चीज़ के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। आई थिंक टाटा को वहीं पर ही चार्ज लिड को ओपन करने का ऑप्शन देना चाहिए था, जैसे टाटा पुरानी सफारी में देता था। आई डोंट नो कि नई वाली सफारी में वो है या नहीं। आई थिंक वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहता। सेकेंडली, अगर आपके पास फॉब आपकी पॉकेट में है और आप कार से उतर के जाते हैं, आई थिंक एक सेकेंडरी ऑप्शन हो सकता था कि आप लिड को प्रेस टू अनलॉक कर सकते हैं। आई थिंक ये फीचर मेरे होंडा में है कि अगर कार अनलॉक्ड है यू जस्ट प्रेस द फ्यूल लिड एंड इट विल ओपन। सो आई थिंक दिस इज समथिंग दैट कैन बी डन फॉर नेक्सॉन एज वेल। बहुत अच्छा फीचर है, बिकॉज फ्यूल स्टेशन पे कोई आपके लिए फ्यूल भर रहा है तो आप सिर्फ बटन दबा रहे हैं, देन यू फॉरगेट अबाउट इट। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि आपको खुद ही चार्जिंग पे लगाना है, तो जब आप कार पार्क करते हैं उतर के आते हैं तो कई बार आपके ध्यान नहीं रहता कि आपने चार्ज लिड खोली है या नहीं। सो आपको फिर वापस जाना पड़ता है और वो लिवर पुल करना पड़ता है एंड देन कम बैक। सो फॉर कस्टमर्स कन्वीनियंस आई थिंक एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए, स्पेशली अगर आपके पास फॉब आपकी पॉकेट में है, देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। सो आई होप टाटा लुक इनटू इट इन द नेक्स्ट वर्जन ऑफ द कार। सो लास्टली फाइनल पॉइंट जो है हमारा वो है सनरूफ से रिलेटेड। हमारे एक यूज़र ने पूछा था कि सनरूफ कैसी है कार की। फर्स्ट ऑफ ऑल आई डोंट रेकमेंड कि कोई भी सनरूफ से बाहर निकले, इट्स नॉट सेफ। सेकेंडली, नेक्सॉन की जो सनरूफ है वो थोड़ी छोटी है, सो अगर आपको बाहर निकलना भी है तो आपको पीछे वाले एरिया से थोड़ा इंक्लाइन होकर खड़ा होना पड़ता है फॉर यू टू कम आउट ऑफ द सनरूफ। और जो मुझे सनरूफ से इशू है वो सिर्फ इतना है कि जब आपने ग्लास रूफ बंद की होती है और आप खाली शेड ओपन करना चाहते हैं तो वो खाली ऑलमोस्ट 80% ही ओपन होता है। अनलाइक जब आप पूरी सनरूफ खोल देते हैं इंक्लूडिंग द ग्लास रूफ तो वो शेड पूरा पीछे चला जाता है, तो उससे आपको पूरा अनरिस्ट्रिक्टेड व्यू कह लीजिए मिलता है। बट देन जैसे मैं प्रेफर करता हूँ, मैं ग्लास रूफ बंद रखता हूँ और सिर्फ शेड खोल के रखता हूँ ताकि एक अंदर थोड़ा कैबिन में लाइट आती रहे। बट अगेन वो सिर्फ 80% खुलता है, सो आई फील उसको पूरा ओपन होना चाहिए ताकि लाइट जो है वो अनरिस्ट्रिक्टेड आ सके कार के अंदर। अदर देन दैट आई थिंक सनरूफ नॉर्मल है, मेरे लिए कोई इतना बिग उसका पर्पस नहीं है, जस्ट आई यूज़ इट फॉर हैविंग मोर लाइट इन द कैबिन। बट होप टाटा लिसन्स टू दिस और लाइक जो शेड है वो पूरा वापस जा सके।
ओके गाइस, तो ये थे कुछ पॉइंट्स जो मुझे लगता था कि नेक्सॉन ईवी में बेटर हो सकते थे। अगर आप नेक्सॉन ईवी ओनर हैं और अगर आपको भी ये सेम इश्यूज आते हैं या कोई डिफरेंट इश्यूज आते हैं तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए। एंड आई होप कि जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनके लिए हेल्पफुल रहा होगा। सून मैं अपनी कार को फर्स्ट सर्विस के लिए लेके जाऊंगा और आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन दैट टू। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आया हो, और अगर आप किसी और टाइप का वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में मेरे को बताइए। आई विल बी अपलोडिंग मोर फ्रीक्वेंटली। एंड अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस चैनल। और अगर आपको मौका मिले तो प्लीज़ हमारा प्रीवियस वाला वीडियो भी देखें। एंड या आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।